हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 28 अगस्त 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट न्यूली फॉर्म्ड नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए। एनआरए के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स फॉर वेरियस नॉन टेक्निकल पोस्ट। Second, final selection of candidates for various group B and C post will be done by NRA। तो चलिए देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। द आंसर इज ए, वन ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को बनाया गया है। इट विल कंडक्ट अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर वेरियस ग्रुप बी एंड सी एग्जाम्स ओनली फॉर द स्क्रीनिंग लेवल, राइट। सो जो स्क्रीनिंग लेवल है, फर्स्ट लेवल ऑफ दीज एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड बाय दिस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राइट। और वो सिर्फ नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए अभी बनाया गया है। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए, यहां पे सेकंड स्टेटमेंट में ये जो वर्ड है वो गलत है। फाइनल सिलेक्शन जो है वो उनके हाथ में नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी डन बाय द कंसर्न अथॉरिटी, दैट इज एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस, राइट। सो सिर्फ जो स्क्रीनिंग टेस्ट है दैट विल बी कंडक्टेड बाय एनआरए। सो आवर आंसर विल बी ए, वन ओनली। सो कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को अप्रूवल दे दिया है टू कंडक्ट दीज एग्जाम्स, जिसके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट की जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसके ऊपर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ए, इट विल बी अ कॉमन टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट्स कंडक्टेड बाय एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस। सेकंड, इट विल बी कंडक्टेड डायरेक्टली बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। थर्ड, it will significantly reduce the recruitment process time. And fourth, it will reduce the cost borne by candidates to appear for the exams। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अभी मैंने बताया कि ये एजेंसीज जो एग्जाम्स लेती थी उसके लिए ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट की जाएगी। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। इसके आगे ही हमने देखा कि इट विल बी डायरेक्टली कंडक्टेड बाय नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। सो बी इज इनकरेक्ट। थर्ड जो है वो करेक्ट है कि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस टाइम है वो यहां पे कम हो जाएगा, बिकॉज सारी एजेंसीज जो है वो सभी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट कंडक्ट करते हैं। उसके लिए टेस्ट भी अलग से होगी, प्लस कैंडिडेट्स को सभी एग्जाम के लिए अलग से फीस पे करनी होगी। तो कैंडिडेट्स के लिए कॉस्ट जो है वो भी काफी ज्यादा हो, तो वो कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है वो भी करेक्ट है। और आंसर विल बी बी। सो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको जानने चाहिए। जैसा कि हमने देखा, इट विल बी अ कॉमन टेस्ट फॉर ग्रुप बी एंड सी सर्विसेज ओनली फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट। फिर उसके अलावा इट विल बी कंडक्टेड इन 12 अदर लैंग्वेजेस, जो साल में 2 बार ली जाएगी, और उसका रिजल्ट जो है वो 3 साल तक वैलिड गिना जाएगा, राइट। तो ये काफी अच्छा मूव है गवर्नमेंट का। इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये सब चीजें भी आपको पढ़नी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर बेनिफिट्स ऑफ पीपीपी मॉडल इन एयरपोर्ट डेवलपमेंट। मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। फर्स्ट, हायर रेवेन्यू। सेकंड, क्वालिटी सर्विसेज। थर्ड, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन से बेनिफिट है पीपीपी मॉडल के फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स। द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3 तीनों जो है वो करेक्ट है। अब देखिए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स जो है दे विल हैव कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट विद देम। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो वहां से उनका रेवेन्यू जो है वो भी इंक्रीज होगा, प्लस उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो भी इंप्रूव होगी, बिकॉज दे विल हैव सर्टेन स्टैंडर्ड्स फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटी सर्विसेज। तो ये भी करेक्ट है। और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी डेवलप होगा, राइट। तो तीनों बेनिफिट्स जो है वो करेक्ट है। हेंस द आंसर विल बी डी, 1, 2 एंड 3।
सो कैबिनेट ने 3 और एयरपोर्ट्स को पीपीपी मॉडल के थ्रू डेवलप करने का प्लान जो है वो रेडी किया है. दीज आर जयपुर एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट एंड तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट थ्रू पीपीपी मॉडल. राइट. सो 50 साल का पीरियड है कि इस टेन्योर के दौरान इन एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा. अर्लियर इससे पहले भी गवर्नमेंट ने काफी सारे एयरपोर्ट्स के लिए पीपीपी मॉडल जो है वो अडॉप्ट किया था. फॉर एग्जांपल अदानी एंटरप्राइज जो है उनके साथ एग्रीमेंट किया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अहमदाबाद एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट एंड मंगलुरु एयरपोर्ट्स. राइट. तो ये एयरपोर्ट डेवलपमेंट जो है वो काफी बड़ा टॉपिक है और काफी अच्छा टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. इससे पहले के वीडियोस में भी हमने जो एयरपोर्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज है उसको डिस्कस किए थे. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी और सिटीज इज और आर अकॉर्डेड विद द स्टेटस ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. मतलब कि इनमें से कौन से सिटी या फिर सिटीज को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है. फर्स्ट अहमदाबाद, सेकंड जयपुर, सी बोथ ए एंड बी मतलब कि दोनों सिटीज को मिला है, एंड डी नाइदर ए नॉर बी मतलब कि दोनों में से किसी को नहीं मिला है. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. काफी आसान क्वेश्चन है. आंसर इज सी बोथ ए एंड बी. सो अहमदाबाद became the first city to be accorded with the status of UNESCO World Heritage City, right? और उसके बाद रिसेंटली लास्ट ईयर जुलाई 2019 में जयपुर को भी ये स्टेटस जो है वो दिया गया था. सो एज ऑफ नाउ इंडिया इज हैविंग 2 cities accorded with such status. सो जयपुर जो है वो न्यूज में है बिकॉज जयपुर के अंदर जो 2300 years ओल्ड इजिप्शियन मम्मी जो है उसको अभी वहां पे जो फ्लड सिचुएशन है उससे बचाने के लिए खोला गया था. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट रिव्यू पिटीशन. रिव्यू पिटीशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट, ओनली दोज पर्सन्स और पार्टीज हु आर इन्वॉल्व इन द अर्लियर केस कैन फाइल अ रिव्यू पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट. सेकेंड, इट कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट any new or important matter or evidence is discovered after the verdict has been given. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली. फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. अब देखिए यहां पे क्लॉज ये है कि एनी एग्रीव्ड पर्सन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड फाइल रिव्यू पिटीशन वेदर ही इज अ पार्टी टू द केस और ही इज इन्वॉल्व इन द केस और नॉट. मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अर्लियर जो केस फाइल किया गया था उसमें वो पर्सन या फिर पार्टी जो है वो इन्वॉल्व होने चाहिए. अगर वो इन्वॉल्व ना हो लेकिन उस पर्टिकुलर जजमेंट से उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ती हो तो भी वो रिव्यू पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा बिकॉज यहाँ पे ओनली वर्ड दिया गया है. सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड कि जहां पे आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि अर्लियर केसेस पे जो एविडेंस या फिर इंफॉर्मेशन दी गई थी उससे अलग या फिर कोई इंपॉर्टेंट नया एविडेंस मिला हो तो उस केस में आप रिव्यू पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हैं. सो रिव्यू पिटीशन इज फाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट. राइट. तो इसके बेसिस पे रिव्यू पिटीशन जो है इट कैन बी फाइल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. अगर रिव्यू पिटीशन में भी कोई इफेक्टिव जजमेंट नहीं मिलता देन देयर इज ओनली लास्ट क्योर दैट इज क्योरेटिव पिटीशन. क्योरेटिव पिटीशन. राइट. ओके. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिव्यू पिटीशन एंड क्योरेटिव पिटीशन ये आपको फाइंड करना चाहिए. सो प्रशांत भूषण जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये फिर से रिव्यू पिटीशन फाइल करने का सोचा है. इसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट राजीव गांधी. राजीव गांधी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज पास्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर. सेकेंड, he was the youngest prime minister of India. Third, भोपाल गैस लीक इंडस्ट्रियल डिजास्टर हैपन ड्यूरिंग हिज टेन्योर. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3. तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है.
अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बिकॉज द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड इन 1985, राइट। राजीव गांधी का एज अ प्राइम मिनिस्टर टेन्योर था 1984 टू 1989, राइट। सो इट वाज पास्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, जो अभी कहां पे है, 10th शेड्यूल में है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, ही इज सो फार द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो 40 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, द भोपाल गैस लीक इंडस्ट्रियल डिजास्टर वॉज हैपन इन 1984, राइट। सो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हेंस द आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3। सो आज राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है और उससे रिलेटेड काफी सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैच करेक्टली? फर्स्ट, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और सामने लिखा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द फार्मर्स ऑफ छत्तीसगढ़। सेकेंड, गोधन न्याय योजना, सामने लिखा है कैश ट्रांसफर टू फार्मर्स एंगेज इन एनिमल हस्बेंड्री। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, वन ओनली। फर्स्ट पेयर जो है वो करेक्टली मैच की गई है कि जो छत्तीसगढ़ के फार्मर्स हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा कैश ट्रांसफर जो है वो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर दिया जाता है। सेकेंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए गोधन न्याय योजना जो है वो रिसेंटली ही न्यूज में थी, बिकॉज ये रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जिसके अंदर जो काउ डंग है इट विल बी परचेज्ड बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ। सो जो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर इन्वॉल्व है उनको ये कैश ट्रांसफर नहीं दिया जा रहा है, उनके पास जो काउडंग है उसको गवर्नमेंट परचेज करेगी। सो छत्तीसगढ़ इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मोनिटाइज दीज काउडंग्स, राइट। तो ये गोधन न्याय योजना के बारे में यहां पे इनकरेक्ट कहा गया है, हेंस द आंसर विल बी ए, वन ओनली। अगेन न्यूज में ये दोनों योजना को मेंशन किया गया है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कैग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विथ रिगार्ड टू हिज ड्यूटीज। सेकेंड, ही एक्ट्स एज अ गाइड टू पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर is responsible to the parliament and we all know that executive is also responsible to the legislature, right? अब देखिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वहां पे भी जो एग्जीक्यूटिव है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू दी पार्लियामेंट एज अ होल। सो पार्लियामेंट के अंदर जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ऑफिस ऑफ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। So in general, by and large, he is responsible to the Parliament of India, not to the President, right? So उनका काम है कि पार्लियामेंट के अंदर जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक से चले और उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करना काम किसका है? कैग का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी है जो पार्लियामेंट के अकाउंट्स को हैंडल करते हैं गवर्नमेंट के, तो ही एक्ट्स एज अ गाइड टू दिस इंस्टीट्यूट। सो सेकेंड विल बी करेक्ट, हेंस द आंसर विल बी बी। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया है कि पीएम केयर्स के ऊपर ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी फंड लाइक एनडीआरएफ, क्योंकि यहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है उनके इनके डोनेशंस जो है वो भी इन्वॉल्व है, और इस वजह से पीएम केयर इज नॉट अंडर आरटीआई और उसके ऊपर कैग का ऑडिट जो है इट इज नॉट मैंडेटरी, राइट। सो ये पर्टिकुलर आर्टिकल में ये पूरा जजमेंट जो है उसको दिया गया है और उससे रिलेटेड कुछ एनालिसिस जो है वो भी दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड was the first to mandate corporate social responsibility along with a well organized framework for it? मतलब कि कौन सी कंट्री जो फर्स्ट है जिन्होंने CSR को मैंडेटरी किया और उससे रिलेटेड अ वेल ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क भी प्रिपेयर किया था? फर्स्ट USA, सेकंड जापान, थर्ड ऑस्ट्रेलिया एंड फोर्थ इंडिया। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, इट इज डी, इंडिया। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू मैंडेट CSR और उससे रिलेटेड हमने पॉलिसी जो है वो भी सबसे पहले बनाई थी। करंटली CSR इज रेगुलेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, राइट? सो आंसर होगा डी, इंडिया। अगेन ये जो आर्टिकल है यहां पे CSR एक्सपेंडिचर को भी मेंशन किया गया है और लॉकडाउन के दौरान भी CSR जो है वो काफी न्यूज में था, बिकॉज जो CM रिलीफ फंड है इट वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ CSR, इस वजह से भी CSR जो है वो न्यूज में था। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स? मतलब कि इसमें से कौन से करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक है पेनिनसुलर रिवर के? फर्स्ट, नैरो एंड डीप वैलीज, सेकंड, ओल्डर एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स, थर्ड, लोअर कैरिंग कैपेसिटी। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए पेनिनसुलर रिवर्स की अगर हम बात करें, सो दे डू नॉट फॉर्म नैरो एंड डीप वैलीज, इंस्टेड दे फॉर्म a large or say broader and shallow valleys। उसका रीजन यह है बिकॉज दे फ्लो इन अ वेरी लोअर वेलोसिटी, उनकी स्पीड जो है वो काफी कम होती है, तो इस वजह से उनका जो कैचमेंट एरिया है वो ज्यादा होगा। देन दे विल क्रिएट ब्रॉडर एंड शैलो वैलीज ड्यू टू लो ग्रेडियंट। अब आप देख सकते हैं कि हिमालयन रिवर्स जो है वो काफी बड़े अल्टीट्यूड में से, काफी ऊंचाई से नीचे आती है, राइट? तो इस वजह से वहां पे डीप वैलीज जो है वो क्रिएट होगी। एज कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर, वहां पे अल्टीट्यूड जो है वो उतना ज्यादा नहीं है, सो दे फ्लो फ्रॉम अ वेरी लोअर ग्रेडियंट। तो इस वजह से फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो गलत होगा। सेकेंड जो है वो करेक्ट है, दे आर ओल्डर एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स। आप सभी को पता है कि हिमालयाज आर फोल्डेड माउंटेन्स एंड दे आर नोन एज यंगेस्ट माउंटेन्स ऑफ इंडिया, राइट? एज कंपेयर टू डेक्कन प्लेटू विच इज नोन एज ओल्डेस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया। तो सेकंड जो है वो करेक्ट है। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। अगर मान लो कि वेलोसिटी कम है, स्पीड कम है रिवर की, देन इट विल हैव अ लोअर कैरिंग कैपेसिटी ऑल्सो, राइट? सो आंसर होगा बी, सेकेंड एंड थर्ड। सो पेनिनसुलर रिवर के अंदर स्पेशली गोदावरी जो है वो न्यूज में है ड्यू टू फ्लड लाइक सिचुएशंस, और पूरे इंडिया में अभी काफी सारी रिवर्स जो है वो फ्लड्स की वजह से न्यूज में है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।